सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय आपातकाल, यानी भारतीय लोकतंत्र का वो चर्चित काल जो 45 साल बाद भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस कदम को लेकर जहां तब का जनसंघ और आज की भाजपा आक्रामक नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस नेता इसके संदर्भ में अमूमन चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन सच यह भी है कि आपातकाल के उस दौर में दो विचारधाराएं चल रही थी। एक इस इमरजेंसी को अनुशासन पर्व बता रही थी, तो दूसरी विचारधारा इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही थी। 45 साल बाद आज भारतीय सियासत पूरी तरह विपरीत कोण में स्थापित है। इमरजेंसी का विरोध करने वाले नेता और उनकी पीढ़ियां सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लोकतंत्र रक्षकों को नमन कर कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि सत्ता के लालचियों ने 45 साल पहले देश को जेल बनाने वाली पार्टी में आज भी आपातकाल की विचारधारा मौजूद है। लेकिन सियासी बयानबाजी से इतर मौजूदा पीढ़ी को यह भी जानने का हक है कि यदि आपातकाल का वो दौर क्रूरता और लोकतंत्र की हत्या का परिचायक है, तो फिर उसी पीढ़ी की जनता ने महज 2.5 साल बाद इंदिरा गांधी को स्वीकार कैसे कर लिया? कैसे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तभी सत्ता में आ गई थी? यदि आपातकाल लोकतंत्र पर कुटाराघात था, तो इसे करने वाली इंदिरा गांधी को 1980 में देश की जनता ने सत्ता के सिंहासन पर फिर से क्यों बिठा दिया? सवाल यह भी है कि क्या 45 साल पहले के सियासी कदम की बार बार आलोचना कर अपना सियासी फायदा पुख्ता करने की कोशिश मात्र मानी जाए? आपातकाल के 45 साल बाद भी उठते इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। वो 4 खास मेहमान जो उस दौर के प्रत्यक्ष साक्षी है, भोगी हैं और बदलते दौर की सियासत में एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर मौजूद भी रहे। उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन इस चर्चा का सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र इस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले महान योद्धा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र के पौधे का, चाहे वह किसी भी किस्म का क्यों ना हो, तानाशाही में पनपना संदेहास्पद है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें इस जनता ने लोकनायक के तौर पर स्वीकारा, जो पुरोधा थे हमारे उस संघर्ष के जिसने आपातकाल से हमें मुक्ति दिलाई थी, उनके द्वारा जो ये कथन कहा गया, जब कभी भी लोकतंत्र खतरे में आएगा, जब कभी तानाशाही ताकतें सर उठाएंगी, तो यह सूत्र ही हमारे लिए मार्गदर्शन का आधार बनेगा। और इसके साथ आज हम वापस लौटते हैं। एक बार फिर आपातकाल को लेकर बहस जारी है। एक बात जो समझ में नहीं आती वो ये है कि अमूमन जिस चीज से हम अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, जिस बात को लेकर हमें तकलीफ होती है, अमूमन हम उसे भुलाना चाहते हैं, हम उसे याद नहीं रखना चाहते हैं। पर आपातकाल किस दिन लागू हुआ, जोर शोर से पिछले 5-10 सालों में खास तौर पर याद कराया जाता है कि 25 जून ही वो तारीख है जिस दिन इस देश में आपातकाल लगा था। क्यों, किस लिए इतनी शिद्दत के साथ उसे स्मरण किया जाता है, मानो वह कोई उपलब्धि के तौर पर? समझने की कोशिश करके 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ है जेपी आंदोलन में पुरोधा की भूमिका रहे देश के जाने माने पत्रकार, प्रख्यात गांधीवादी कुमार प्रशांत जी, जो जेपी के साथ ही रहे। बड़ी शिद्दत से उन्होंने इस पूरे बदलते दौर की सियासत और समाज दोनों को देखा है। हमारे साथ है जाने माने विचारक वेद प्रताप वैदिक जी। साथ साथ विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कट्टर कांग्रेसी नरेंद्र नाहटा जी, जो मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम है, वो हमारे साथ हैं। और साथ है हमारे साथ संघ के पुराने प्रचारक रहे, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में पहचान रहे रामविलास शर्मा जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा के अंतर्गत। और चर्चा का सिलसिला हम शुरू करते हैं तो सीधे कुमार प्रशांत जी से। और प्रशांत जी से समझना चाहते हैं एक तो आपातकाल के दौर को, कि जिसको कोई अनुशासन पर्व करार दिया था और कोई लोकतंत्र की हत्या। लेकिन जानने का विषय यह है प्रशांत जी कि क्या जो संघर्ष किया था आपने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में और तमाम लोगों ने और पूरे देश ने, जो कुछ हैसियत में आज हम हैं, जो परिवेश हमारे आसपास है, क्या इसी के लिए किया था या कोई निराशा आपके अंदर है? हिमांशु जी, ऐसा है कि निराशा होने के साथ आप कोई काम कर नहीं सकते हैं। जी। आवाज बंद हो गई है जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मैं कह रहा था कि निराश होने से तो कोई काम होता नहीं है।
आपातकाल या लोकतंत्र के ऐसे किसी भी संकट से लड़ने के लिए आशाजनक होना बहुत जरूरी है। जी। आशा का हमेशा बने रहना बहुत जरूरी है। आशा ही वो ताकत है जो लोकतंत्र के सवालों से लड़ती है। इसलिए न मैं निराश हूं और न संपूर्ण क्रांति के दूसरे कोई साथी निराश हैं। समझना सिर्फ यह है कि आपातकाल कोई एक बनी बनाई घटना नहीं थी जो घट गई थी। जी। आपातकाल एक बहुत बड़े लोकतंत्र के आंदोलन के दबाव में से पैदा हुआ। जी। तो जो लोकतंत्र से डर जाते हैं वो लोकतंत्र के सामने दीवारें खड़ी करते हैं। जी। ऐसा ही 26 जून 25 जून के बीच में 1975 में हुआ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी डर गईं। उसी लोकतंत्र से डर गईं जिस लोकतंत्र की ताकत से वो कुर्सी पर बैठी थीं, और उन्होंने उस लोकतंत्र के सामने एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की, जिसको हम लोग आपातकाल कहते हैं। जी। तो अगर संपूर्ण क्रांति के उस आंदोलन का, जिसके लिए आपने जयप्रकाश नारायण जी का नाम लिया, जी, उस आंदोलन के साथ इसका रिश्ता जोड़कर नहीं देखेंगे तो आपातकाल को आप समझ नहीं पाएंगे। जी। क्योंकि आपातकाल एक बड़े आंदोलन के प्रतिवाद के रूप में सामने आया था। जी। इसलिए संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। अपनी आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसका ध्येय सामान्य अर्थों में जिसको हम राजनीति कहते हैं, वो राजनीति उसका ध्येय नहीं थी। जी। सामान्य अर्थों में जिसको हम सत्ता परिवर्तन कहते हैं, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का वो ध्येय नहीं था। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का ध्येय था कि जहां महात्मा गांधी ने समाज परिवर्तन का काम जहां वो छोड़कर गए थे, वहां से उस काम को उठा करके आगे बढ़ाना, ये संपूर्ण क्रांति का काम था। जी। इसीलिए उस समय न इंदिरा गांधी इस बात को समझ सकी, न उस समय के जितने प्रचलित राजनीतिज्ञ थे वो इस बात को समझ सके, और उन लोगों ने समझा कि ये सत्ता परिवर्तन का, अपने को सत्ता में लाने का एक नया आंदोलन शुरू हुआ है। इस गलतफहमी से या इस नासमझी से मैं कहूं, जी, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल हुए। जी। जयप्रकाश जी ने खुद ही इस बात को साफ करते हुए आंदोलन के समय ये कहा कि संगठन कांग्रेस की संपूर्ण क्रांति तब पूरी हो जाएगी जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जनसंघ की संपूर्ण क्रांति तब पूरी हो जाएगी जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन सच यह है कि संपूर्ण क्रांति तो इससे भी बहुत आगे की चीज है। वो आगे वाली जो चीज थी उसने इंदिरा गांधी को डरा दिया। जी। और इंदिरा गांधी ने इस देश को लोकतंत्र से बचाने के लिए आपातकाल की दीवार के सामने खड़ा कर दिया। जी। हम लोग उससे लड़े, और जब मैं कह रहा हूं हम लोग, तो आप जानते हैं कि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, जी, न रहा हूं, न होने की कोई गुंजाइश है। जी। और तब अगर मैं हम लोग कह रहा हूं तो उन बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की बात कर रहा हूं जो न तब किसी पार्टी में थे और न आज किसी पार्टी में हैं, लेकिन उन्होंने इस देश की तकदीर बदलने के एक बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। जी। तो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को समझने के लिए इस पृष्ठभूमि को समझ लेना बहुत जरूरी है। जी। कुमार प्रशांत जी ने संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में पूरी बात को कहा, लेकिन मैं आपातकाल पर इस चर्चा को नहीं रखना चाहता। आपातकाल की बदलती हुई परिस्थितियों को और बात की परिस्थितियों पर चर्चा करना चाहता हूं। और वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ में हैं। वैदिक जी, आज भी आपातकाल को बड़ी शिद्दत के साथ स्मरण किया जा रहा है। जो पार्टी सत्ता में, वो किसी भी नागरिक को भूलने नहीं देना चाहती है कि वो आपातकाल को भूल जाए। पर मैं आपसे समझना यह चाहता हूं कि आपातकाल अगर लोकतंत्र पर इतना कड़ा प्रहार था, आपातकाल के संदर्भ में एक व्याख्या जो कुमार प्रशांत जी ने निरूपित की, इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं, अगर किसी नेता के द्वारा ऐसी गलती की जाती है या ऐसा दुस्साहस किया जाता है तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलता है। पर क्या कुछ ऐसा घटित हुआ कि महज 2.5 साल के अंदर इस जनता ने, जिस आपातकाल को लेकर आज नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पर वही कांग्रेस को भी जनता ने स्वीकारा, वही इंदिरा गांधी को स्वीकारा और पूरी शिद्दत के साथ स्वीकारा, पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकारा। क्यों? और इसके बावजूद भी आज भाजपा उसे स्मरण क्यों करना चाहती है? ये मेरा आपसे सवाल है। आपने सवाल अच्छा किया। इसका जवाब मैं ये देता हूं जी कि मैं अब तक के पूरे भारत के आधुनिक इतिहास में जी 4 प्रधानमंत्रियों का योगदान विशेष मानता हूं। जी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी। जी इंदिरा गांधी इन चारों प्रधानमंत्रियों में सबसे प्रतापी प्रधानमंत्री थी, महाप्रतापी प्रधानमंत्री थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपातकाल का समर्थन कर रहा हूं। जी इंदिरा गांधी ने कई बड़े बड़े काम किए जो और कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका, जी उनको मैं गिनाना नहीं चाह रहा। आपातकाल का मैं बहुत कड़ा विरोधी रहा। मेरे पिताजी ने जेल काटी और मेरे घर में इंदौर के बंगले में जनसंघ का और समाजवादी पार्टी का दोनों के दफ्तर साथ साथ चलते थे। 2 बार वो जेल गए। जी और दिल्ली में मेरे पास बहुत सारे लोग, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद में जो सरसंघचालक बने, सुदर्शन जी भी आके मेरे पास रहते थे। सर्वोदय के नेता भी मेरे पास आके रहते थे, इंदौर के, मध्य प्रदेश के। मैं आपातकाल का बड़ा विरोधी रहा हूं। लेकिन आपके सवाल पर अब आता हूं जी कि इंदिरा गांधी को क्यों चुन लिया लोगों ने फिर। जी वो जो 2.5-3 साल सरकार रही मोरारजी भाई और चौधरी चरण सिंह की, जी उससे मेरा बहुत ही आंतरिक संबंध था। जी मोरारजी भाई से लेके सबको मैं व्यक्तिगत रूप से वर्षों से जानता था जी और उनसे रोज का मेरा संपर्क था। अटल जी तो खैर बड़े भाई की तरह थे, रोज उनसे संपर्क रहा करता था मेरा। लोगों ने क्या महसूस किया कि इंदिरा गांधी जब थी तो एक मजबूत शासन देश को मिला हुआ था। जी ये लोग जब शासन में थे तो ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। जी संपूर्ण क्रांति की बात कही। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश जी ने जो पॉइंट संपूर्ण क्रांति में गिनाए थे, जी मैं तब नवभारत टाइम्स में था, मैंने उस पर बहुत समर्थन में एक जबरदस्त लेख भी लिखा था। जी लेकिन संपूर्ण क्रांति बिल्कुल वायव्य रही। वो एक एब्स्ट्रैक्ट विचार की तरह रही, उस पर कोई अमल हुआ नहीं। जी सारा दंगल इनका आपस में चलता रहा नेताओं का। जी तब इन्होंने महसूस किया कि इंदिरा गांधी इनसे बेहतर थी जी और वो ले आए। जी 81 के अंदर इंदिरा गांधी वापस आ गई जी और उन्होंने जो अच्छे काम किए थे, लोगों ने उनको याद किए। जी उन्होंने सिक्किम को मिलाया, जी उन्होंने बांग्लादेश बनाया, उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट किया, जी उन्होंने अमेरिका से न सिर्फ टक्कर ली जी बल्कि रूस को भी जी कई मामलों में जो गलत काम रूस करवाना चाहता था, जी उससे भी उन्होंने दबाव को बर्दाश्त नहीं किया। जी दूसरे मायने में इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की कोशिश की। ये ठीक है कि गरीबी हटाओ का नारा ठीक से क्रियान्वित नहीं हुआ और उन दिनों मैंने इंदिरा जी के खिलाफ एक लेख लिखा था, आज तक उसका शीर्षक में याद करके हंसता हूँ जी कि जिसको झांसी की रानी कहते हैं, जी ये झांसी की रानी सिद्ध हो रही है। जी गरीब कहाँ हटी देश के अंदर। जी लेकिन इस सब के बावजूद मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी इस देश में 100 वर्षों तक, बल्कि और आने वाली सदियों तक इंदिरा गांधी के राज को याद किया जाएगा। जी आपातकाल उन्होंने लगा दिया, एक मानसिक संकट उनका हुआ और जिस दिन आपातकाल लगाने की बात हुई, मैं इंदौर में था जी और मैंने वहां यहाँ आते से ही मैंने देखा कि सारे अखबार वाले एकदम ढेर हो गए। जी अक्षय कुमार जैन हमारे संपादक थे, मैं नवभारत टाइम्स में था। मैंने उनसे कहा कि मैं बाबूजी इस्तीफा देता हूं, अभी मैं एक गलत बात का समर्थन में बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बोले आप विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, आपसे मैं कहूंगा ही नहीं कि आप भारतीय राजनीति पे कोई लेख लिखिए, आप विदेश नीति पे लिखते रहिए जब तक आपातकाल चले, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि कुलदीप नैयर जी ने प्रेस क्लब में एक बैठक बुलाई पत्रकारों की, उस बैठक में कुलदीप नैयर का मेरा भाषण हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, सब जितने पत्रकार यहाँ आए हैं रजिस्टर में दस्तखत करें। 3 मिनट में हॉल खाली हो गया। मेरे ख्याल से सिर्फ प्रभाष जोशी, जो कि मेरे क्लास फेलो भी थे और मेरे अभिनेत्र भी थे और शायद जनसत्ता उन दिनों निकल गया था, उसके संपादक थे, उन्होंने दस्तखत किए। बाकी लोग भाग गए सारे लोग। और पत्रकारों की हालत इतनी खराब हो गई थी इमरजेंसी में कि बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार, जिनको हम समझते थे कि हमारे आदर्श हैं, वो लोग विदूषकों की तरह लिखते थे, जैसे आजकल भी हो रहा है। लोग सत्ता से इतना डरते हैं कि ईमान की बात कहते हुए उनकी जुबान लड़खड़ाती। बात ईमान की कहना चाहिए। जब आप पत्रकार हैं तो आपकी जिम्मेदारी न्यायाधीश से भी ज्यादा होती है। बात ईमान की करनी चाहिए, ये वैदिक जी का कहना है और मौजूदा परिवेश पर भी उनकी टिप्पणी है। मैं उनके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन हमारे साथ में 2 और अतिथि शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र नाहटा जी भी हैं और रामविलास शर्मा जी भी हैं। पहले बातचीत रामविलास शर्मा जी से करता हूं, क्योंकि रामविलास जी भुक्तभोगी रहे आपातकाल के। 18 महीने से भी ज्यादा समय जेल में काटे। उनसे ही संस्मरण सुनते हैं आपातकाल का और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, 2.5 साल में ही हार गए।
एक व्याख्या वेद प्रताप वैदिक जी ने की। 2.5 साल भी आप जनता का विश्वास नहीं रख पाए रामविलास जी, और फिर भी चाहते हैं कि यह देश आपातकाल के लिए कांग्रेस को ही दोषी माने, क्यों? हिमांशु जी, मैं आपकी सेवा इमरजेंसी जी 25 जून रात को 12 बजे लगी जी और हम गुजरात के चुनाव से वापस आए थे। जी गुजरात में हमारा जनसंघ और मोरारजी भाई की कांग्रेस और चौधरी चरण सिंह का लोकदल 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी जी और वहां बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे और वहां से हम सीधे रोहतक आए। तो संघ शिक्षा वर्ग में रात को 12 बजे पता लगा इमरजेंसी लग गई है। उसके बाद जो उत्पीड़न का दौर हुआ, जी मैं स्वयं तो 11 दिन तो पुलिस रिमांड पर मुझे रखा गया और उसके बाद 30 नवंबर से गिरफ्तारी से लेके 11 दिन रिमांड हरियाणा की जेलों में, आखिर में मुझे बिहार की सेंट्रल जेल गया में बीता है। जी और 21 मार्च 1977 को मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बने, तब हमारी रिहाई हुई। जी मैं इसमें बिहार जेल की एक घटना बताना चाहता हूं। जी 16 मार्च 1977 को देश में चुनाव हुए थे जी और 18 मार्च की रात को 8 बजे से चुनाव परिणाम शुरू हुए। जी तो गया जेल के सुपरिटेंडेंट मिस्टर सिन्हा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिस्टर आलम खान जी ये मेरी कोठड़ी के बाहर आए। वो कोठड़ी 5 फुट की थी, मैं 6.25 फुट का हूं और वो कहने लगे, रे शर्मा जी आप बहुत हौसले में हैं, आपकी बुलंद हौसला है, पर आज तो चुनाव परिणाम आ जाएंगे, आप जैसे जवानों की फाइल पूरी लाल स्याही से लिखी हुई है, क्या होगा क्या होगा, ऐसे वो आधा घंटा बोलते रहे। जी फिर मुझे वो आलम खान कहते हैं कि आप कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा हम तो कई मौसम होली दिवाली जेलों में बीत गई, बाहर के जलवायु से हम वाकिफ नहीं हैं। जी कि नहीं, कुछ तो कहिए, कुछ तो आपके चेहरे की चमक, कुछ आपका कॉन्फिडेंस। तो मैंने एक बात कही, जैसे देश की मिट्टी का स्वभाव है, जी जो लोग इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार हैं, जो नजरबंदी और नसबंदी के लिए जिम्मेदार हैं, वो चुनाव जरूर हारेंगे। बोले आपका मतलब कौन? मैंने कहा इंदिरा जी, बंसीलाल जी, संजय गांधी। तो वो आलम खान उछले 1-1 फुट, अरे लोग तो रात को आंखें बंद करके सपना, और आप दिन में कभी देश की प्रधानमंत्री चुनाव हारती है। हिमांशु जी, रात को जी 2 बजे रेडियो पर समाचार आता है कि इंदिरा संजय बंसीलाल चुनाव हार गए हैं, जनता पार्टी भारी बहुमत की ओर। और जो गाना आता था, जी मेरे से 69 साल की उम्र में कोई कहे कि आपने सबसे अच्छा गाना कौन सा सुना, जी वो 1 घंटे के अंतराल में जो गाना आया जी कि सुबह वाली गाड़ी से हम चले जाएंगे, जी और आधे घंटे बाद वो सुपरिटेंडेंट सिन्हा जी, आलम खान जी ये आए और एक पांडे एएसआई मेरी कोठड़ी के बाहर बंदूक लेके पहरे पर था, उसको गाली देने लगे, साला पांडवा तोहार को पता नहीं, ये राष्ट्रीय नेता रहत रहा, और साहब आप आइए, आपके चरण दीजिए, आप ऑफिस में चलिए, और हमने बड़ा अन्याय। ये वो, मैं ये घटना इसलिए सुनाना चाहता हूं। जी वैदिक जी ने कहा कि इंदिरा गांधी सबसे अच्छी प्रधानमंत्री थी। जी वो इस हिंदुस्तान का जो प्रजातंत्र है, जी हिमांशु जी कितना महान है हिंदुस्तान का प्रजातंत्र, वो प्रधानमंत्री रहते हुए, और लोगों ने कहा इन्होंने नजरबंदी और नसबंदी किया है। इस देश का ये इतिहास है, इस देश का जो गरीब आदमी है वो इतना महान है, ये प्रजातंत्र इतना बड़ा है कि वो आलम खान ने, उसने कहा साहब आपने ये बात क्यों कही थी। जी मैं
इंदिरा गांधी जी के अपने गुण हो सकते हैं। जी इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, जी नैतिकता राजनीति में कोई मायने नहीं रखती। जी परंतु मैं बड़े अदब से एक बात कह, आप मुझे कह सकते हैं कि भाई मेरे शरीर पर सिगरेट बुझाने के दाग हैं, मैं 11 दिन में रिमांड पर रहा, मैं अलग अलग, परंतु मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूं जी कि इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, जब वो बांग्लादेश जा रही थी, तब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी से मिली थी और अटल जी ने उनको दुर्गा कह करके कि तुम दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। मैं इस बात का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हिमांशु जी, परंतु हमने इतिहास को जिया है। आज उन्हीं के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं, चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए डोकलाम में संघर्ष हो, गलवान घाटी में हो, अरे कभी तो आपकी राष्ट्रभक्ति का प्रकटीकरण होना चाहिए। हाँ, मेरे तो विषय को भ्रमित कर रहे हैं रामविलास जी। मैं अभी आपातकाल के संदर्भ में बात कर रहा हूं और जानना केवल और केवल इतना चाहता हूं नई पीढ़ी के संदर्भ में, वो पीढ़ी जो आपातकाल की साक्षी नहीं रही है। 45 साल पहले आपातकाल लगा, 42 साल बाद पहले चुनाव हुआ, उन्हीं इंदिरा गांधी को इस देश ने स्वीकारा, उसी कांग्रेस पार्टी को स्वीकारा। फिर भी आपकी पार्टी, आपके नेता उस आपातकाल के लिए क्यों कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते रहना चाहते हैं, इंदिरा गांधी को कोसना चाहते हैं, तानाशाही शक्ति के रूप में निरूपित करना चाहते हैं, जिसके संदर्भ में देश ने 42 साल पहले फैसला दिया था, फिर भी आप उसे क्यों याद करना चाहते हैं? इस पर आपका कोई उत्तर? हिमांशु जी देखिए, वो इतिहास का, भारत के लोकतंत्र का एक ऐसा काला पन्ना है जिससे इंदिरा जी को स्वीकार किया, परंतु इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी को तो इसी देश ने नकार भी तो दिया। राजनारायण जी जैसे आदमी से उसके बाद जनता पार्टी के अपने नेताओं की जो लड़ाई थी जी हिमांशु जी, उसके कारण देश ने कहा कि तुम सत्ता में होकर के भी लड़ाई लड़ते हो। मधुलिया जी ने चिट्ठी लिख दिया और उसके कारण से वो कारण अलग अलग है, परंतु जहां तक इमरजेंसी आपात स्थिति का जो सवाल है हिमांशु जी, वो चाहे इंदिरा जी हो चाहे कोई भी हो, वो जो पाप उन्होंने किया वो अक्षम्य पाप था। वो पाप अक्षम्य था ये कहना है, लेकिन रामविलास जी मुझे इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं कि अगर 42 साल पहले जनता ने उनके समर्थन में फैसला दिया तो आप आज भी उसे स्मरण क्यों करना चाहते हैं? मैं नाहटा जी के पास में आता हूं, नाहटा जी से जानना चाहता हूं कि नाहटा जी, आपने वेद प्रताप वैदिक जी की बात सुनी, आपने कुमार प्रशांत जी की भी बात सुनी। कांग्रेस आज भी आपातकाल के संदर्भ में मौन रह जाना चाहती है? कमोबेश वैसी स्थिति में दिखती है कि जैसे तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग रेत के अंदर अपनी गर्द सिर को छुपा लेता है। क्यों नहीं कांग्रेस कारण दिया कि वाजपेयी ने उनको दुर्गा भवानी कह दिया जी। आज उन्हीं के वंशज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को नेता मान रही है आतंकवाद की लड़ाई में जी। पुलवामा की पूरा हिंदुस्तान का आदमी सर उठा करके चलता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में नरेंद्र मोदी ने, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं 2 मिनट लेने जी। मथुरा जिले का हेमराज नाम का हवलदार था, 2013 में उसका सर कटा हुआ सर आया, ठाकुर राजनाथ सिंह जी, बहन सुषमा जी, हम तीनों गए, उनकी मां ने, उनकी पत्नी ने उनको चिता के हवाले करने से इनकार कर दिया। कटे हुए लाश को हम चिंता में नहीं देंगे, हमने समझाया। 28 सितंबर 2016 को जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हेमराज की मां और पत्नी ने हमको कहा कि आपको बहुत शाबाश है, आज हमारा कलेजा ठंडा हुआ है जी। तो हिमांशु जी, ये अपना अपना नजरिया है जी, ये अपनी अपनी पार्टी का संस्कार है जी। जो जनता फैसला करती है वही फैसला प्रजातंत्र में माना जाता है। तो मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूं रामविलास जी, आप
बता रहे हैं कि नहीं नहीं हम अपनी नीतियों पर चल रहे हैं, अपने विचार पर चल रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो फिर आपसे सवाल यह है कि आपातकाल के बूते कांग्रेस को घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपका दावा होता है, आपकी पार्टी का दावा होता है कि आपातकाल के ये इस देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं कर सकती। अरे देश की तो जनता थी जिसने 1980 में फैसला दिया, 1984 में फैसला दिया, 2004 और 2009 में भी तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर भी आपातकाल के प्रति इतना प्रेम वर्तमान में बताने के लिए, करने के लिए, कहने के लिए कोई अभाव है आपके पास, जिसके कारण से आप आपातकाल के माध्यम से ही अपनी बुलंदी को तय करना चाहते हैं? ये सवाल है, उत्तर की अपेक्षा है। जी, आपका सवाल बहुत मौलिक है। जैसे आदरणीय नाहटा जी ने कहा कि भाई ये सिक्किम हमने, इंदिरा जी ने बुलाया, बांग्लादेश आजाद कराया, वो तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा भवानी कह दिया था जी, परंतु धारा 370 हटा दी, तलाक, 3 तलाक कह करके हमारी मुस्लिम बहनों को नरक में डाल दिया जाता था, वो समाप्त कर दी। और आज चाइना को ये गलवान में सारा, कभी कभी 2 शब्द अपनी जुबान से इस देश के लोगों को पसंद आने, कभी एक भाई है इंदिरा जी का, वाजपेयी इंदिरा को दुर्गा कहता है, एक भाई चोर के सिवा उसकी शब्दावली में कोई शब्द ही नहीं है। माफ करें रामविलास जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना तो बाकी कांग्रेसी मित्र भी कर ही लेते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को आखिरी सवाल आपसे करता हूं, फिर नाहटा जी के पास चलूंगा। मेरा आपसे जो जानने का विषय है, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि किस आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरना चाहते हैं आप? आपातकाल के दौरान आपने संघर्ष किया तो उसका पूरा इनाम तो ले लिए, मीसाबंदी के तौर पे अपना महिमा मंडन करा लिए, पेंशन की व्यवस्था करा लिए। क्या इसलिए आपातकाल में जेल गए थे आप सब लोग कि उसके बाद में सरकारी खजाने पर बोझ डाल देंगे? इसका कोई उत्तर है आपके पास, आपकी पार्टी के पास, आपके तमाम नीति निर्माताओं के पास? मीसाबंदी के तौर पर पेंशन पाने के लिए देश के लिए लड़ाई लड़े थे? सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला, एक मात्र सम्मान राशि 10,000 रुपया है, जो बाकी प्रांतों में, क्योंकि मुलायम सिंह जी भी जेल में रहे थे, उनकी जब सरकार आई उन्होंने 30,000 कर लिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थोड़े दिन के लिए आए, उन्होंने उनकी सब बंद कर दिया था। ये कोई हमने इस काम के लिए नहीं किया था, वो तो देश को संकट से निकालना था, प्रजातंत्र की हत्या हो गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनके नेतृत्व में जनता पार्टी बनी, मुझे हिमांशु जी, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का मैं चश्मदीद हूं जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो था वो सब जगह हमारी विचारधारा, कहीं एबीवीपी में गोविंदाचार्य थे, कहीं शिवराज सिंह चौहान थे, कहीं लालू यादव तो मेरे साथ गया की जेल में था। रामविलास जी, ये सब तो मुझे पता है, आपका संपर्क भी पता है, आपकी वरिष्ठता भी पता है। मेरा सवाल केवल इस बात का है कि आपातकाल के खिलाफ संघर्ष आने वाले समय में अपने लिए पेंशन बांधने के लिए था क्या? इस निर्णय को, इस फैसले को आप जायज मानते हैं? जयप्रकाश जी ने सपना जो देखा था वो यही देखा था क्या कि आने वाले समय में मेरे साथ में जो ये तथाकथित सैनिक हैं, आने वाले समय में ये पेंशन लेते हुए दिखाई देंगे इस संघर्ष के एवज में? ये मेरा सवाल है। मौलिक सवाल है, पर मैं बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं, यहां एक बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि इंदिरा जी मजबूर हो गई थी, रेलवे में हड़ताल हो गई थी। ये बात नहीं थी हिमांशु जी। मैं और ब्राह्मण आदमी जो होता है वो अभिव्यक्ति में बेईमान नहीं होता है, वो अभिव्यक्ति में बिल्कुल ईमानदार होता है। मैं उस ईमानदारी का साक्षी, और हिमांशु जैसा जो पत्रकार है, खोजी भी है सब बातों का। उस समय कांग्रेस के अंदर की लड़ाई थी, लीडरशिप का झगड़ा था, और सिन्हा जस्टिस ने इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया था। इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को नर्क बना दिया, जेल बना दी। रामविलास जी इस बात को इंकार कर रहे हैं कि देश की परिस्थितियां उस समय इतनी कठिन थी जिसके कारण से आपातकाल लगा। ये जो नाहटा जी की दलील है उसे खारिज कर रहे हैं रामविलास जी। लेकिन मैं नाहटा जी के पास चलूं उससे पहले एक छोटा सा हस्तक्षेप कुमार प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपसे सवाल है, मीसाबंदियों को पेंशन
कुमार प्रशांत की टिप्पणी, क्या सोचते हैं वो इसके संदर्भ में? लेकिन आप जिस तरह से इस सवाल को रख रहे हैं वो भी शायद बहुत उचित नहीं है जी। क्योंकि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उन लोगों को उनको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन करके नाम से कुछ सरकार ने दिया जी। सरकारों का तरीका ही यही है जी। वो हर चीज को पैसे में ही तौलती हैं। आप देखते हैं दुर्घटना में लोग मर जाते हैं तो उनके मृतकों को पैसा दे देते हैं जी। क्योंकि ये लोग तो पैसे से ही निकले हैं, पैसा ही एवज में देते हैं। इसीलिए सरकार का जो ये तरीका है इसको लोगों की कीमत के रूप में मत देखिए जी। ये कीमत नहीं है जी। ये एक लाचारी है, व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में ये काम होता है जी। लेकिन संपूर्ण क्रांति के सिपाहियों ने इसलिए काम किया था कि उनको पेंशन मिले, या आजादी के समय में लोगों ने इसलिए काम किया था कि उनको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिले। ये बात को बहुत छोटा कर देना है, ऐसी बात सही नहीं। मैं माफी चाहूंगा आपसे कुमार जी अगर आपकी को मेरी प्रश्न से भावनाओं को आहत किया हो, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकारें अभी आई तमाम राज्यों में और उन्होंने इन मीसाबंदियों की पेंशन को रोका, तो जिस तरीके से ये तमाम मीसाबंदी सड़क पर उतरे और इसे जाति के तौर पर बताए, सरकार सम्मान स्वरूप दे, ये समझ में आता है, पर आप इसके लिए सड़क पर उतरे और अपने अधिकार के तौर पर बताएं तो फिर सवाल तो उठता है ना। तो क्या आप मेरे सवाल को खारिज करेंगे प्रशांत जी? नहीं, इसको आप इस तरह अगर देखिए, इसको आप इस तरह देखिए कि एक सरकार लागू करती है जी और एक सरकार उठाती है जी, तो ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है जी, है ना। इसीलिए इसके विरोध में जो लोग आए वो लोग कोई आंदोलन के प्रतिनिधि नहीं थे जी, एक राजनीतिक विरोध खड़ा हो गया जी। ये कोई खेल है क्या कि कोई एक सरकार देगी दूसरी सरकार आएगी तो बंद कर देगी, इसलिए उसका विरोध हुआ जी। इसलिए उस तरह से आप इसको नहीं देखें, मेरा निवेदन इतना ही है जी। मैं आखिरी बातचीत के लिए नाडा साहब के पास में आता हूं। नाडा साहब, पूरे देश में एक वातावरण बनता है आपातकाल के संदर्भ में कांग्रेस को कटघरे में रखने का, और कांग्रेस की आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सजा भुगतती रहे इसकी कोशिश करते हुए देखने का। कैसे निपटेगी कांग्रेस इससे, ये मेरा आपसे सवाल है, ताकि आने वाले कांग्रेसियों के लिए कुछ तो संदेश दीजिए। आपने इस बात को स्वीकार किया कि इसके पीछे तो सियासत है। मैंने पहले भी कहा कि 1991 से लगाकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन उस भाषा में आपातकाल को नहीं दोहराया गया जैसा आजकल दोहराया जाता है। तो इसमें राजनीति और चुनाव ज्यादा है, तथ्य कम है। मैं समझता हूं कि जब तथ्य कम होंगे, जब आप किसी गलत बात को बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है थोड़े दिन वो चल जाए, लेकिन लंबे समय तक वो चलेगी नहीं। इस बात को समझा जाएगा। प्रशांत जी ने कहा कि हमें तो 52 पत्तों की जरूरत थी। यही बात मैंने कही कि ये वो लोग थे जिनकी संपूर्ण क्रांति के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, और ये केवल जयप्रकाश जी और संपूर्ण क्रांति और इस आंदोलन का उपयोग सत्ता में आने के लिए कर रहे थे। इस बात को स्वीकार किया। वैदिक जी ने एक बात और कही कि नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ। मेरा निवेदन है कि इस सब के लिए जवाबदार कौन है। और आखिरी बात हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में अगर जयप्रकाश जी होते जी, तो क्या वो आज उन सत्ताधीशों की तरफ जो आज बैठे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या होती? मैं मानता हूं कांग्रेस से गलतियां हुई होगी। 60 साल जिस पार्टी ने राज किया, जिस आपातकाल की बात कर रहे हैं, उसके बाद 28 साल जनता ने उस कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिया। लेकिन जब 60 साल कोई पार्टी राज करती है, तो मैं नहीं कहता कि उसने सब अच्छा ही किया होगा, हमारे नेताओं से गलतियां हुई होगी, लेकिन उन गलतियों से सबक सीखने का हमारा मादा है और हम सीखेंगे। सवाल इस बात का कि जिस 45 साल पहले की घटना की आप बात कर रहे हैं, क्या आज आपने उससे कोई सबक सीखा? क्या आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के प्रजातंत्र में, क्या उन घटनाओं से सबक सीखकर हमने कुछ ठीक करने की कोशिश की? वस्तुतः यह एक अनौपचारिक आपातकाल हमने लागू किया है, और जिसका परिणाम, जैसा वैदिक जी ने भी कहा, आपने भी उल्लेख किया, हम सब आज भुगत रहे हैं। ये जनता, ये जो नई पीढ़ी जिसने 45 साल पहले की घटना नहीं देखी, और उसको जैसा सरकारें अपने मीडिया के साथ लेके प्रस्तुत कर रही, नई पीढ़ी आज भले ही गुमराह हो जाए, लेकिन कल वो इस बात को जरूर समझेगी कि जब ये इंदिरा गांधी का विश्लेषण किया जाए,
तब इन लोगों ने इंदिरा गांधी के प्रति न्याय नहीं किया है। इंदिरा जी को अगर किसी एक बात पर इंदिरा जी से उनकी असहमति हो सकती है तो उस महिला ने, उस नेता ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इसलिए जब आपातकाल की बात इस देश में होगी तब उसके पूरे समग्र पृष्ठभूमि के साथ उसकी बात होगी और तब कांग्रेस की बात को समझा जाएगा। आज नहीं तो कल हमारी बात सुनी जाएगी और समझी जाएगी। जब ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर जो हम समाज को जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब समाज इसमें से बाहर निकलेगा तब उसे समझ में आएगा कि इस देश में 60 सालों में जो कुछ हुआ उसी ने आज ये मौका दिया है कि हमारे लोग, हमारे नेता सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लेते हैं, हमारे नेता चीन से लड़ने का हौसला भी बनाते हैं। ये सब कुछ उन्हें विरासत में मिला है। और जो शर्मा जी आज कह रहे हैं कि गलवान घाटी, यही तो हमारा दुख है कि आज प्रजातंत्र है जहां आप आपातकाल की इसलिए आप आलोचना करते हैं कि संवाद की वहां स्थिति नहीं थी। आज भी यही स्थिति है कि हमें कोई देश में यह बताने को तैयार नहीं है कि चीन की परिस्थिति क्या है। यही बात वैदिक जी ने कही। तो हम सब इस बात को समझें कि आपातकाल में जो कुछ हमारा विरोध हो या विपक्ष में हो, लेकिन हम इतिहास से सबक लें और अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को, अपनी नई पीढ़ियों के भविष्य को ठीक करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कांग्रेस के सामने दूरदृष्टि थी, उसके नेताओं से 60 साल में कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और इसीलिए कि हमने सबक सीखा, हम 28 साल तक दोबारा उस आपातकाल की घटना के बाद में जनता हमें सत्ता में भेजती रही। हम आगे भी यदि हमसे में कुछ कमजोरियां तो हम सीखेंगे और दोबारा जनता को अपनी बात को समझाने में सफल होंगे। बड़ी लंबी बात कही नाहटा साहब ने। कुमार प्रशांत जी ने शुरुआत में बोला था कि आशा नहीं मरती है। समापन में नाहटा जी भी इसी आशा के साथ में कि जनता हमारी बात समझेगी, लेकिन ईमानदारी के स्तर पर गुंजाइश नाहटा जी भी छोड़ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 60 साल के दौरान हमसे गलती हुई, उन्होंने कहा एक गुंजाइश छोड़ी कि हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी के साथ में अपने किए को ढाकने छुपाने की जो कोशिश है, शायद उसी का लाभ भाजपा को मिल रहा है, उसी का लाभ मौजूदा निजाम को मिल रहा है। कांग्रेस जब तक ईमानदारी के स्तर पर अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेगी, उम्मीद छोड़ दे कि जनता उस पर भरोसा कर पाएगी। बहरहाल आप सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत आभार। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर एक गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। बाबा नागार्जुन ने उस दौर के अंतर्गत कुछ लाइनें लिखी थी, उन्हें आपसे साझा करता हूं कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। और आखिरी पंक्तियां कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो जनता जब कूकती है ना तो शासन की बंदूक कुछ असर नहीं छोड़ पाती है। उम्मीद है देश के हुक्मरान किसी भी दौर के क्यों ना हो, जनता की इस ताकत को समझेंगे और उसके आधार पर अपने आचरण और अपनी नीतियों को सुधारने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस बातचीत में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद। सादा प्रणाम।